हेडगेवार निवास। लेखक प्रोफेसर अजय ठोमरे। महापुरुषों के निवास से पवित्र हुई इमारतें आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देती है। इसी विचार से परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार के नागपुर स्थित निवास का जीर्णोद्धार किया गया। इसी निवास में डॉक्टर जी का जन्म हुआ था। इस वास्तु ने उनके बचपन और युवावस्था को करीब से देखा है। उनके व्यक्तित्व का विकास यही हुआ। न केवल संघ के बल्कि देश के इतिहास में भी हेडगेवार निवास का स्थान कायम रहेगा। डॉक्टर हेडगेवार का निवास स्थान नागपुर के कोठी रोड माहल क्षेत्र में है। नागपुर की डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति ने संघ के संस्थापक की स्मृतियों को सुरक्षित रखने और भविष्य में नागपुर आने वाले स्वयंसेवकों के लिए इस स्थल को प्रेरणा का केंद्र बनाने का निर्णय लिया था। उस निर्णय को हकीकत में बदलने की इस यात्रा में मैं और मेरी टीम शामिल थे। इस बात पर मुझे आज भी बहुत गर्व है। मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और काम दोनों ही पुरानी एवं पारंपरिक निर्माण और उनसे जुड़े साहित्य से संबंधित थे। छात्र जीवन के दौरान ही मैंने और मेरे एक मित्र ने माहल के ही चिटनीसवाड़ा जैसे विशाल परिसर का विस्तृत सर्वेक्षण करके एक सुंदर दस्तावेज तैयार किया था। उस दस्तावेज को उसी वर्ष मुंबई में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मैं दस्तावेज का कार्य बहुत अच्छी तरह करता हूं। यह जानकारी मिलने के बाद हमारे यहां के प्रसिद्ध वास्तुविद A.B. डोंगरे ने इस भवन के दस्तावेज के लिए मुझसे संपर्क किया। डोंगरे डॉक्टर हेडगेवार समिति के कुछ कार्य भी देखते थे। ये बात लगभग 1998-99 के आसपास की है। डोंगरे ने मुझसे पहले 4-6 लोगों से इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बारे में पूछा था, लेकिन उन लोगों की तरफ से आशानुरूप प्रतिसाद नहीं मिला। तब मैंने और मेरे एक साथी ने ये काम अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया और इस इमारत के दस्तावेज का कार्य शुरू किया। विभिन्न स्रोतों से हमने पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि इस भवन का निर्माण कार्य लगभग 1894 में शुरू हुआ होगा। यह भवन 1940 तक यानी कि डॉक्टर हेडगेवार के निधन तक उनका आवास था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में उनका चिंतन और मनन इसी भवन में हुआ था। जब इस भवन का काम हमारे पास आया तो यह बिल्कुल खाली था। हेडगेवार स्मारक समिति ने इमारत को विरासत या धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित करने का निर्णय लिया था, लेकिन उससे पहले इसकी संरचना क्षमता यानी ये कितने साल तक टिकेगा, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है और इसमें हमें क्या नया करना चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से संरक्षित और सुरक्षित रहे, जैसे पहलुओं पर विचार किया गया। इसी दृष्टि से इसका सर्वेक्षण करना था। इस भवन का कोई रेडीमेड ड्राइंग भी नहीं था। इसका पूरा ड्राइंग तैयार करना एक महत्वपूर्ण कार्य था। हमें वहां के प्रत्येक स्क्वायर सेंटीमीटर का डॉक्यूमेंटेशन करना था। उसके बाद उनके सेक्शन तैयार करने थे। उस समय ऑटोकैड भी प्रारंभिक चरण में था, इसलिए हमने सभी ड्राइंग हाथ से बनाकर उनके सेक्शन तैयार किए। उन सेक्शन से हमें यह पता चला कि इमारत का कुछ हिस्सा बहुत जर्जर हो गया है। उनमें से एक उत्तर की दीवार 1894 से पहले की बनी हुई थी। वो पूरी तरह से मिट्टी की बनी दीवार थी। तल मंजिल पर इसकी चौड़ाई 2.5 फीट थी। दूसरी मंजिल तक जाते जाते चौड़ाई लगभग 15 इंच ही रह गई थी। ये दीवार एक तरफ थोड़ी झुक भी गई थी, इसलिए एक स्ट्रक्चरल रिपोर्ट तैयार की गई। उसके बाद यह तय किया गया कि इस इमारत को संरक्षित करने के लिए इसका केवल जीर्णोद्धार ही नहीं बल्कि कुछ नया भी करना पड़ेगा। डॉक्टर जी के जीवन काल में और उसके बाद लगभग 75 वर्षों की अवधि में इस इमारत में बहुत से बदलाव हुए थे। डॉक्टर जी स्वयं अग्निहोत्री थे, इसलिए सामने के ओसरे यानी बरामदे में अग्निहोत्र होता था और वहां एक झूला था जहां वे बैठते थे। ये सभी चीजें उस समय वहां नहीं थी। आमतौर पर हमारे यहां 2 प्रकार की निर्माण शैलियां प्रचलित है। एक ढांचे यानी फ्रेम वाली इमारत जिसे हम फ्रेम स्ट्रक्चर कहते हैं, और दूसरी संपूर्ण लोड बेयरिंग, इसे हम पाया यानी कॉलम स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डॉक्टर जी के भवन का दस्तावेज बनाने के बाद हमें यह समझ में आया
कि इस भवन का नक्शा पूरी तरह से इन दोनों निर्माण शैलियों में नहीं है। उसमें दोनों शैलियों का मिश्रण था। वहां की छत और जमीन के हिस्से का भार लकड़ी के खंभों ने उठाया था और दीवारें तल मंजिल से दूसरी मंजिल तक पूरी ऊंचाई में बनी हुई थी। इस भवन में इन दोनों शैलियों का मिश्रण था। ये वास्तुशैली उस समय मध्य भारत, मुख्यतः विदर्भ में प्रचलित थी। जब हमने इस इमारत के दस्तावेज का काम शुरू किया तो पड़ोसी, आसपास के लोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक नियमित रूप से आने लगे। हमने लगभग 3 महीने वहां काम किया। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की यादें बताई। इन यादों के चलते हमारे सामने वो इमारत सचमुच खड़ी हो गई। सामने एक विशाल आंगन, उसमें तुलसी वृंदावन, उसके बाद ओसार, बैठक, बैठक के पीछे अंदर का कमरा और उसके पीछे रसोई घर। इस तरह से वो इमारत 4 दिशाओं में फैले वाड़े वाली थी। उस समय की एक घटना विशेष रूप से बताने लायक है। वाड़े के सामने के हिस्से में 2.5 फीट बाय 1.5 फीट आकार का और 1.5 फीट ऊंचा एक हौद यानी पानी का कुंड था। मैंने और मेरे साथी ने उसे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमसे वो टस से मस नहीं हुआ। तब वहां के पड़ोसियों ने बताया कि पत्थर से बने इस हौद को नागपुर से 22 किलोमीटर दूर स्थित कामठी से डॉक्टर स्वयं अपने कंधे पर लाद कर पैदल चलते हुए लेकर आए थे। यह सुनकर हम सचमुच स्तब्ध रह गए। ऐसा ही एक और संस्मरण है। डॉक्टर हेडगेवार के घर के पीछे एक कुआं था। एक बार डॉक्टर साहब के यहां कोई अतिथि आए थे। वे रात में पानी निकाल रहे थे कि उसी समय उनकी अंगूठी कुएं में गिर गई। उस समय कोई भी पंप नहीं था, लिहाजा डॉक्टर ने पानी निकालकर रात भर में वो कुआं खाली कर दिया। इतना बड़ा कुआं खाली करके सुबह तक उन्होंने उस अंगूठी को बाहर निकाल लिया। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन आज की भाषा में करना हो तो यही कहा जाएगा कि वे एक सुपर ह्यूमन ही थे। उनकी अद्भुत शारीरिक शक्ति और कौशल के उदाहरण हमें यहां कदम कदम पर देख रहे थे। हम डॉक्टर हेडगेवार के संगठन कौशल और देश के प्रति उनकी चिंता, प्रखर देशभक्ति से तो वाकिफ थे, लेकिन ये सब करते हुए भी उन्होंने एक स्वस्थ, बलवान शरीर भी बनाया था। यह हमें उनके सानिध्य में रहे उनके लोगों से ही मालूम हुआ। ये भवन 2 मंजिला है। तल मंजिल पूरे परिवार के लिए इस्तेमाल होती थी। पहली मंजिल पर उनका कार्यालय या विचार मंथन की जगह थी। इस मंजिल पर बाहर से ऊपर जाने के लिए एक सीढ़ी है। ऊपरी मंजिल के सामने के हिस्से में बैठक और अंदर के हिस्से में दीवान खाना है। हमें वहां बहुत सारे फोटो फ्रेम मिले। डॉक्टर जी ने जिन जिन लोगों से चर्चा की उनका भी इसमें समावेश था। उन्हें भी संरक्षित करने का प्रयास किया गया। पहली मंजिल के ऊपर भी एक स्वतंत्र कमरा था। वहां के वरिष्ठ स्वयंसेवकों ने बताया कि डॉक्टर हेडगेवार उसी कमरे में गुप्त बैठकें किया करते थे और साथ ही ध्यान भी करते थे। तल मंजिल के रसोई घर से ऊपर की मंजिल पर आने के लिए एक गुप्त दरवाजा भी था। दरवाजा आमतौर पर सीधा होता है और खुलते समय हम उसमें से प्रवेश करते हैं, लेकिन उस हिस्से का दरवाजा आड़ा था। साथ ही मोरी यानी कि स्नान कक्ष में जो खिड़की थी, उस खिड़की पर खड़े होकर अगर दरवाजा धकेला जाए तो वो ऊपर खुलता था। जैसे संदूक का ढक्कन खुलता है, उसी तरह यह दरवाजा खुलता था। इसके बाद व्यक्ति उस पर चढ़कर पहली मंजिल पर जा सकता था। हमने काम शुरू करने के बाद 3 महीने में उसका दस्तावेज पूरा कर दिया। इसमें मुख्य रूप से ड्राइंग बनाना प्रमुख उद्देश्य था। इस इमारत की तस्वीरें निकालना भी महत्वपूर्ण कार्य था। इसके लिए इमारत के हर कमरे की हर कोण से तस्वीरें खींची गई। इस तरह हमने लगभग 100 से 125 तस्वीरें खींची। तस्वीरें इतनी थी कि 5 रोल पूरे हो गए। उस ड्राइंग का दस्तावेज देखे तो आपको पता चलेगा कि हर सागवान की बल्ली और उस बल्ली के नाप को